छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महोत्सव जारी है और हम डीडी न्यूज का विशेष चुनावी रथ लेकर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक संवेदनशील जिले बीजापुर में। बीजापुर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी नक्सलवादी गतिविधियों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ विकास बेहद प्रभावित हुआ है, लेकिन हमेशा हर चुनाव में जनता ने बुलेट पर बैलेट की जीत सुनिश्चित की है। क्या है यहाँ के जनता के अपने मुद्दे, क्या है ग्रामीण इलाकों में मूलभूत बुनियादी सेवाओं की स्थिति और क्या है राजनीतिक दलों के वादे और प्रतिवादे, हम आपको दिखाते हैं क्या बोले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महोत्सव जारी है। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। डीडी न्यूज का विशेष चुनाव रथ क्या बोले छत्तीसगढ़ लेकर हम पहुंच चुके हैं बीजापुर। कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा के बाद हमारा ये कारवां पहुंचा है बीजापुर और बीजापुर में हम जनता जनार्दन से जानेंगे उनके मुद्दे, यहाँ के स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं और साथ ही साथ जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके समर्थकों की राय। हमारे साथ जनता जनार्दन जुड़ी हुई है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रमुख यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं गणेश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं मुकेश चंद्रेकर जी, हमारे साथ है चेतन कापेवार साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ रंजन दास जी हमारे साथ हैं। आप निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ एक अच्छा पैनल है पत्रकारों का। कांग्रेस जो कि सत्ताधारी दल है उनसे हमारे साथ हैं बेनहुर रेवतिया जो कि अध्यक्ष हैं नगरपालिका के, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सलूर हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं संतोष गुप्ता, मोहित चौहान, एजाज खान, या अनेक और साथ ही साथ हमारे साथ हैं जनता जनार्दन जो कि राय देगी कि बीजापुर के चुनावी मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले हम निष्पक्ष राय के लिए चलते हैं गणेश मिश्रा के पास। आप ये बताएं कि अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें, पूरे बस्तर संभाग की बात करें, खासकर बीजापुर की, तो प्रमुख चुनावी मुद्दा यहाँ क्या है? देखिए, अगर मैं बीजापुर की बात करूं तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा। जिस तरीके से राज्य गठन के बाद जो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद बीजेपी 15 साल की सरकार रही, उसके बाद अब कांग्रेस की सरकार रही, तो यहाँ की अगर जो मुद्दे हैं उसकी बात करें तो यहाँ की जो पब्लिक है वो लगभग बीजापुर की 35% आबादी ऐसी है ना ही उनके पास मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाई हैं। तो जब तक आप मूलभूत सुविधाएं अंदरूनी इलाकों तक नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ शहरी इलाकों का विकास होगा, जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक विकास करेंगे, तो ये जो है तो ये कहीं भी मतलब ये उच्च नहीं लगता है, न्याय संगत नहीं लगता है। आज भी अगर आप अंदरूनी इलाके में जाएंगे वहां पर उनके पास ना तो पीने की सुविधाएं हैं, ना तो उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ना ही वो तमाम सुविधाएं जो सरकार की ओर से देनी चाहिए। तो ऐसे में जो चुनावी मुद्दे हैं तो वो है तो सबसे अधिक ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सरकार पहुंच नहीं पाती है। ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ है और लंबे समय तक बीजेपी ने राज किया है, कांग्रेस का इस समय राज ही है। स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके इस क्षेत्र के अभी भी सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं वहां नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है। बीजापुर विधानसभा में हर गांव में भी वो हुआ है और आपको बता दें कि जो पहुंच नहीं पाते हैं वो देख नहीं पाते हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और जगह जगह पर विकास हुआ है। जब से हमारी सरकार बनी है कांग्रेस की, हमारे विधायक हैं जो कि हर जगह जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, जगह जगह पहुंच के ग्रामीण से जहां जो नक्सली एरिया है वहां भी पहुंच के वो अपना कार्य करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है। बीजेपी से हमारे साथ है फूलचंद गागड़ा। क्या दावे हैं आपके, क्या प्रतिदावे हैं? जी, निसंदेह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही पूर्व में, जिला मुख्यालय से जितने भी विकासखंड मुख्यालय हैं सबको सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य हमने किया था। जिला निर्माण के साथ ही साथ जो विकास का, समग्र विकास का जो आधारशिला रखने का जो कार्य था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार अभी 5 साल में रही है, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो, कहीं ना कहीं थम सी गई है। सड़क, स्वास्थ्य, पानी बेहतर था कांग्रेस बीजेपी के जमाने में, लेकिन कांग्रेस जमाने में बदहाल हुआ है। जो जानकारी मैंने यहाँ इकट्ठा की वो एक ये है कि एक मॉडल जिला अस्पताल यहाँ पर हुआ करता था। लोगों ने ये बताया कि अब वो एक रेफरल सेंटर बन गया है। यहाँ से लोग हड्डी का टूट जाने पर भी लोग जाके दूसरे जगहों पर इलाज कराते हैं। अस्पताल तो है लेकिन उतनी ज्यादा सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे?
अस्पताल जैसा पहले हुआ करता था आज भी वैसे ही है, उतनी सुविधाओं के साथ आज अस्पताल चल रहा है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस की पिछले 5 साल की जो सरकार है, एडापल्ली, साकमेटा, सेंड्रा जैसे इलाकों में भी अभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वहां पर अस्पताल खोले हैं। रही बात विकास की, ऐसे जगह, ऐसे गांव जहां पर आजादी के बाद आज तक विधायक नहीं पहुंचा, वैसे जगह पे हमारे आदरणीय विधायक विक्रम साहब मंडावी जी वहां पहुंचकर वहां की मूलभूत सुविधाएं वहां उन गाँवों तक पहुंचाने का काम किया है। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ। आपसे जानना चाहेंगे मुकेश जी, स्वास्थ्य शिक्षा खासतौर से जिला अस्पताल के लोग बताते हैं बदहाली, क्या वास्तविक स्थिति? जी देखिए, जिला अस्पताल जैसा कि आपने कहा रेफरल सेंटर बन चुका है, रेफरल सेंटर ही बन चुका है जिला अस्पताल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि सरकार बार बार दावा करती है कि उन्होंने 300 बंद पड़े स्कूलों को खोला है, मगर सरकार ये नहीं बताती कि उन स्कूलों की हालत कैसी है। वहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दूत की जो भर्ती की गई है, उनको समय पे तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। 8 से 10 महीने तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिलता है। 8-10 महीने बाद भी जब उन्हें तनख्वाह दिया जाता है, केवल 2 या 3 महीने का मिलता है। ऐसे में बेहद बुरा हाल है उन स्कूलों का। और सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए 300 स्कूलों जो बंद पड़े स्कूलों के नाम पे चेहरा चमका रही है, विज्ञापन पे जितने पैसे फूंक रही है, अगर वही पैसे उन स्कूलों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए करती तो ज्यादा बेहतर होता। जी देखिए, निष्पक्ष राय है, ये पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का तो अकाल है, स्कूल भी बदहाल हैं। जो शिक्षा पर संविदा पर जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको समय से वेतन नहीं मिल पा रहा, कारण क्या है? देखिए, जैसा भी आपने सुना स्कूल की बात है, आपने सुना होगा स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो आज गरीब के बच्चे जो महंगी फीस देकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ नहीं सकते थे, आज उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। रह गई बात सरकारी भवनों की, तो आप जो 300 बंद पड़े स्कूलों की बात हो रही है, आप सोचिए प्रशासन की मंशा को देखिए कि वो उन अंदरूनी इलाकों में जहां तक सरकार पहुंच नहीं पाती थी, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां तक पहुंची नहीं, वहां कांग्रेस की सरकार पहुंची, उन स्कूलों को खोला गया है। देखिए, शुरुआत हुई है। रह गई बात भवन और व्यवस्था की, वो भी सरकार अग्रसर है, किस तरह से वहां पर बेहतर सुविधा और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाई किया जाए। अलग अलग दावे हैं, अलग अलग प्रतिदावे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण इलाकों में लोग बताते हैं, हम अभी दंतेवाड़ा में थे, लाल पानी पीने की समस्या थी, मवेशियों के भी परेशान होने की समस्या थी। केंद्र सरकार का हर घर नल से जल एक योजना है, उसकी स्थिति क्या है, या ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की स्थिति क्या है? देखिए, कांग्रेसियों ने अभी दावा किया, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजापुर हॉस्पिटल की हालत बहुत अच्छी है, तो विक्रम साहब मंडावी जी जब एक्सीडेंट हुए थे उनको रायपुर ले जाने की क्या जरूरत थी, बताइए। ये लोग दावे करते हैं हर जगह पे स्कूल और कॉलेज खोले, बोलते हैं जिस जगह पे आज हम बैठे ये बहुत बड़ा शमशान का घाट था, इस बस स्टैंड को बनाने का कार्य भी हमारी सरकार ने की, और जितने भी एजुकेशन हब यहाँ बने हैं वो भी हमारी सरकार ने की। तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को जोड़ने का काम किया है तो हमारी सरकार ने की है। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि है, बताएं हमें। अस्पताल के बदहाली का एक बड़ा आक्षेप इन्होंने लगाया है, आप ये बताएं कि क्या वास्तविक स्थिति? देखिए, अभी जो हमारे माननीय घासीराम नाग जी बोल रहे थे, ये बचकानी बात है। देखिए, चोट का स्तर क्या होता है, उन्हें कितनी गंभीर चोट थी, आप जानते हैं कि हर चीज का इलाज बीजापुर में संभव नहीं है, कुछ बड़ी सर्जरीज भी होते हैं जिनके लिए जाना पड़ता है। ये रही एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा शमशान घाट को लेकर कुछ बोला, ये इनकी सरकार 15 साल थी और नगर पालिका में उपाध्यक्ष थे। आप किसी भी जनता से पूछिए, किसी शव का जब अंतिम संस्कार करने आते थे यहाँ पे, तो घुटने भर इतना 1-1, 2-2 फीट पानी हुआ करता था। आज हमारी सरकार ने कम से कम इन मूलभूत सुविधाओं से लोगों को उपलब्ध करवाया है। मूलभूत सुविधाएं बढ़ी हैं। फिर हम निष्पक्ष राय लेंगे। संतोष, आप बताएं कि इस तरीके से दावे प्रतिदावे हैं दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, अगर बीजापुर जिले की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बुनियादी सुविधा हो, यहाँ पर तो आज तक धरातल पे कम देखने को मिलता है। सरकार चाहे किसी के भी हो, लेकिन मूल एक्चुअली गांव में जो विकास होना चाहिए वो गांव में विकास नहीं हो पाता है। तो चाहे पानी पेयजल की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे सड़क की हो, सड़क जैसे बने हैं लेकिन अभी सरकार की चुनाव उससे पहले ही जर्जर हो गए हैं। ऐसी सड़कें बनी हैं, विकास कार्य हुए हैं, लेकिन वो विकास कार्य जमीनी धरातल पर नहीं दिखते हैं। सड़कें जो बनती हैं जर्जर हो जाती है। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। हम चर्चा जारी रखेंगे, जानेंगे जनता जनार्दन की राय भी, और साथ ही साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी गुट, जो कि CJJ जिसको कहा जाता है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस जोगी गुट, उनके भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हमारे राज पार्टी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। चर्चा जारी रखेगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अनेक योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं को जमीनी हकीकत या धरातल पर होने का प्रमाण नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन भी है, राजनीतिक दलों से इतर इनसे जानना चाहते हैं। आप बताएं, नौजवान हैं, चुनाव में क्या चाहते हैं? इस क्षेत्र में आपका जो प्रत्याशी जीते, किसी भी राजनीतिक दल का नाम मत लीजिएगा, वो करे क्या? करे क्या बोलने से, जैसे यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो जितना भी पढ़े लिखे हैं उनको, मतलब जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले सभी को, और जो भी है जनता जो भी आए, मतलब रोजगार मिले युवाओं को। पढ़े लिखे लोग, नौजवान यहाँ से बाहर नौकरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ की वैकेंसी निकालनी चाहिए हर चीज के में, तो देना चाहिए। वैकेंसी निकलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सीधा आपसे सवाल पूछेंगे, रोजगार देने में आप असफल रहे हैं, युवा बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं। देखिए, रही रोजगार की बात, तो 15 वर्षों में जो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, युवाओं के जनता ने फल दिया और वो सत्ता से बाहर चले गए। लेकिन बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ। हम बेहतर ढंग से युवाओं को रोजगार देने का हमारी सरकार कार्य कर रही है, और आने वाले समय में सारे जो युवाओं हैं, शिक्षित युवा, उनको बेहतर रोजगार देने का हमारी सरकार काम करेगी। यानी कि वादे हैं, लेकिन अभी भी युवाओं की अपेक्षाएं जो है वो पूरी नहीं हो रही। रंजन जी, आप बताएं कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, युवाओं का यहाँ से पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? मैं दोनों राजनीतिक दलों के बीच से एक बात अपना कहना चाहूंगा कि आप रोजगार के विषय पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि हर साल व्यापम कितनी वैकेंसीज निकाल रही है इस गवर्नमेंट में, और व्यापम से बड़ा मुद्दा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ के कितने फीसदी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वास्तव में क्या सुविधा है। सबसे बड़ी बात, अगर रोजगार की बात करें, केवल युवाओं की नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की, मनरेगा जैसी स्कीम पे काम होता है बोलता है, तो हर साल तेलंगाना में एक बड़ी तादाद क्यों चला जाती मिर्ची तोड़ने के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, युवा है, ये खुद जवाब दे सकते हैं कि कितने फीसदी युवा हर साल व्यापम में सेलेक्ट हो रहे। कनिष्ठ चयन बोर्ड अगर बंद हो गया तो उसका क्या नुकसान हुआ है। एक कनिष्ठ चयन बोर्ड की एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया गवर्नमेंट ने भी शुरू की थी, लेकिन उसे बंद करा दिया गया, तो उससे क्या फायदा हो रहा है। यहाँ के स्थानीयों का जो महत्व था वो कहाँ तक रह गया है। ये तो निष्पक्ष राय रही पत्रकारों की। आप बताएं, युवाओं की अपेक्षाएं सुन रहे हैं। मैं रोजगार के मुद्दे पे ही चर्चा करना चाहूंगा। जब आप बस्तरिया बटालियन या फिर बस्तर फाइटर्स की भर्ती करते हैं, तब स्थानीय लोगों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। वहीं जब आप सहायक शिक्षकों की भर्ती करते हैं, तब बस्तर के स्थानीय युवाओं को मौका नहीं देते हैं। 4440 पदों पे भर्तियां होती हैं, जिसमें से केवल 245 बस्तर के युवा चयनित होते हैं। ये स्थिति है। युवाओं की अपेक्षाएं है रोजगार की, और रोजगार में स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा अहम है। और इस पूरे चुनावी समर में छोटे राजनीतिक दल भी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी गुट के विजय जाड़ी जी हैं, जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हैं। आप बताएं, आप किस तरीके से अपनी पार्टी को इस चुनाव में कहां खड़ा देखते हैं? हम इस बार हाईकोर्ट में शपथ पत्र दे के जनता के बीच में जा रहे हैं, और 10 कदम गरीबी खत्म के नाम से हम शपथ पत्र दे रहे हैं, और जनता का ये रुझान है, इस बार बदलाव चाह रही है जनता। 10 कदम गरीबी खत्म, ये आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हमारा राज पार्टी हो या फिर छत्तीसगढ़ जोगी गुट है जो कि आपसे ही निकल के बना है, वो कितना चुनाव में आपको प्रभावित कर सकता है? साथ ही जो प्रत्याशी 22 नाम भी काटे गए हैं, जो बागी हैं,
देखिए, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपने स्तर से कार्य करेगी और हमको हमारे कार्य के दम पर पूरा भरोसा है कि हम बीजापुर क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ राज्य में भरोसे की सरकार, भूपेश की सरकार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये दावे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नारा भी कांग्रेस ने दिया, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी। कहा जाता है कि इसमें भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जो नारे दिए गए, वो भी वादे जो किए गए वो भी पूरे नहीं हुए। आप अपनी राय दें बतौर पत्रकार। जी देखिए, जिस तरीके से गोठान का जो चालू किया गया उसको बतौर हम लोगों ने कई जगह जाकर देखा है कि जितने समूह वहाँ काम करते हैं, किसी को आज तक किन इलाकों में, अंदरूनी इलाके में आज तक किसी को पैसा नहीं मिला है। साथ ही साथ बता दूं, परसों ही हम एक गोठान गए हुए थे, वहाँ पूरा मंजर ऐसा है कि पूरे जो पेड़ हैं बड़े बड़े उग कर ऐसे तब्दील हो गए हैं कि वहाँ गोठान नजर ही नहीं आ रहा। ये स्थिति है। साथ ही गोठान की जो बात कर रही थी सरकार, लेकिन कमोवेश हम देखते हैं भोपालपट्टनम से चाहे भैरमगढ़ तक हो, बीजापुर तक हो, जब हम चलते हैं तो लगातार मवेशियों का वहाँ डेरा रहता है। सरकार बोलती है गोठान खोलकर हम गाय को वहाँ से गोबर बिकरेंगे, लेकिन गाय जब वहाँ पर रहेंगे ही नहीं तो कहां से गोठान सक्सेस हो पाएगा। और साथ ही जब नेता आते हैं गोठान का चाहे अनावरण करे चाहे कुछ भी करे, तब 2 ही 3 दिन में सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। चाहे यानी कि वो भी कहीं ना कहीं सफेद हाथी जैसा है। गोठान के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से घेरा भी है। आप हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर। आप ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि गोबर में भी धांधली चल रही है, हर जगह धांधली चल रही है, विकास कार्यों में धांधली चल रही है। जनता कैसे आपसे मुतमईन हो रही है? इसमें कोई दो मत नहीं। चाहे कोयले के मामले में हो, गोबर के मामले में हो, शराब के मामले में, बार बार छत्तीसगढ़ सरकार घिरती रही है और हम घेरते भी रहे और घेरने में सफल भी हुए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से घोटालों की बात हो रही है, और डीएमएफ मद से हो या केंद्र की अन्य योजनाओं के जो मद आ रहे हैं, उन मदों का जो पैसा जो जनता के लिए यूज होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्च में नेताओं का जेब भरने और अधिकारियों का जेब भरने के लिए यूज हो रहा है। कहीं ना कहीं धरातल पे शून्य है इनका कार्य, हम भ्रष्टाचार के रूप में। भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। अब आपसे जानना चाहेंगे, इस जो हैं दावे किए जा रहे हैं, गोठान में भी घोटाला, गोबर में भी घोटाला, विकास कार्यों में घोटाला। अभी तो हमने दंतेवाड़ा में एक जगह देखा, लोग बता रहे थे बिल्डिंग भी हिलने लगी थी, वो बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। देखिए, भाजपा ने जो गोठान पे जो बात कर रही है, लाजमी है कि उनके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि भाजपा सिर्फ गाय गोबर भगवान, इनकी राम की राजनीति, सिर्फ नाम की राजनीति करती थी। पर कांग्रेस पार्टी ने गोठान खोलकर गाय किसानों को और यहाँ पे जो राम के नाम पे वनगमन पथ बनाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से भाजपा के पास एक मुद्दा था धर्म का, वो भी कांग्रेस ने इनसे छीन लिया है। इसलिए ये कुछ बोल नहीं सकते। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे साथ जनता जनार्दन इनसे पूछेंगे। आप बताइए कि चाहे गोठान का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे सड़कों के बनाने का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार आपको दिखता है? भ्रष्टाचार दिखता है बोलने से, अभी जो ये रोड बनाए हैं, पहले की रोड अच्छी थी, उसके बाद भी ऊपर से मरम्मत करवाएं और बीच में गड्ढे खड़ा दे, थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें कैसी हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक है जहाँ तक का। अवापल्ली रूट में थोड़ा बहुत गड्ढे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग राय हो सकती है लोगों की। सबसे अहम मुद्दा जो इस क्षेत्र का है वो है नक्सलवाद।
नक्सलवाद से सर्वाधिक घनघोर तरीके से प्रभावित है बीजापुर का क्षेत्र। केंद्र सरकार कहती कि उसके प्रयासों में ऐसी गतिविधियों में लगाम लगा है, उसके बाद भी आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर कि जिस तरीके से लगाम लगाया जाना है, यहाँ पर बंद बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, बंद को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। इस मूलभूत समस्या पर आप क्या कहेंगे? नक्सल समस्या जब से कांग्रेस सरकार बनी है बहुत कम हुआ है। आज अगर नक्सली समस्या समाप्त नहीं होती तो अंदरूनी इलाकों में सड़क नहीं बनते। आज यहाँ से आपका सिलगेर तक बसें चल रही है, अंदरूनी ग्रामों तक बसें चल रही हैं। ये इसका मतलब ये है वहां से लोग निकल के 2 घंटे में यहाँ पर पहुंच पा रहे और बात यहाँ पर आके जिला मुख्यालय में रख पा रहे। इससे साबित होता है कि नक्सली बैकफुट पर है और नक्सली समाप्ति की ओर है। नक्सली बैकफुट पर है, ये कांग्रेस का दावा है। बीजेपी से जानना चाहेंगे, आप बताएं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रव्यापी तौर पर इस पर चर्चा होती है, कितना लगाम लगा है? कहीं ना कहीं नक्सली अपनी विचारधारा पे कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा पे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों को आपस में क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हित में टेबल पर बैठ के चर्चा करनी चाहिए। यानी कि इस पर हम एक राय और लेंगे, पत्रकारों से भी लेंगे। आप ये बताएं कि इस समस्या पर दोनों राजनीतिक दलों के अपने राय हैं, कितना इस पर काबू पाया जा सका है? पिछले कुछ समय में सरकारी आंकड़ों को देखें तो नक्सल वारदातों में गिरावट जरूर आई है, मगर नक्सलियों का खौफ किस हद तक बढ़ चुका है इसकी वानगी 2 दिन पहले ही पूरे प्रदेश ने देखा है। पूरे 20 सालों बाद, इससे पहले भी माओवादियों ने बंद का आह्वान किया लेकिन उसका असर जिला मुख्यालय में देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा हुआ कि जिला मुख्यालय में भी बंद का असर देखने को मिला। पूरा जिला पूरी तरह से बंद रहा, वीरान रहा, सन्नाटा पसरा रहा। ये स्थिति रही। नेशनल हाईवे में पहुंचकर माओवादी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सरकारें बार बार कहती हैं कि भाई नक्सली कमजोर हुए हैं। यदि नक्सली बैकफुट पर हैं तो फिर इस तरह की वारदातें कैसे हो रही हैं? इसी का जवाब हम एक बार सत्ताधारी दल से और ले लेते हैं। साफ तरीके से यहाँ पर जो पत्रकार वो ये कह रहे हैं कि भले ही वारदातों में कमी आई हो लेकिन प्रभाव आप करने में कम नाकाम रहे। देखिए, ये एक बड़ी समस्या है और इस पे सरकार काम कर रही है और जल्द ही समस्या का समाधान सरकार करेगी, ऐसा हमें सबको उम्मीद है। और यही उम्मीद सबको है क्योंकि इससे प्रभावित होता है विकास। 7 तारीख को जब मतदान का दिन होगा, हम आपसे अपील करेंगे कि घरों से आप निकले, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुने, इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें, लोकतंत्र के महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें और निश्चित तौर से पूरी दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र का महापर्व है, तो यहाँ जीत हमेशा बैलेट की होगी। तो बीजापुर से फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में छत्तीसगढ़ के किसी और जिले से मिलेंगे और आपको सुनाएंगे चुनावी चर्चा। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।